नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल RM स्टडी 24/7। तो जो भी साथी यूपी टेट सी टेट शिक्षक भर्ती एवं अन्य ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है LCM और HCFC। तो इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों का समावेश किया गया है जो यूपी टेट सी टेट शिक्षक भर्ती और अन्य परीक्षाओं को नज़र में रखते हुए कुछ ऐसे प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे समापवर्तक और समापवर्त्य। देखिए दो शब्द हमारे हैं, ये समापवर्त्य और समापवर्तक। इनको पहले समझेंगे, इनमें डिफरेंस क्या है। तो देखिए जो समापवर्त्य होता है वो क्या होता है, वो है आपका दो या दो से अधिक संख्याओं का समापवर्त्य। वह संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, दी हुई संख्याओं से। जैसे समझिए आप एक एग्जाम्पल से, जैसे यहाँ पे दे रखा है 4 व 8 के समापवर्त्य क्या क्या है, 16, 24, 48 और 72। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो समापवर्त्य है वो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 16 है तो 16 4 से भी विभाजित है और 8 से भी विभाजित है। इसी प्रकार 24 है जो कि 4 से भी विभाजित है और 8 से भी। इसी प्रकार 48, 72। और वही आपकी परिभाषा भी कह रही है कि समापवर्त्य वह संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है। और इसी में एक शब्द जोड़ा गया है लघुत्तम, यानी कि लोएस्ट। तो यही हमारा लासा होता है जिसे हम LCM बोलते हैं। तो LCM की परिभाषा एक बार देख लेते हैं। तो क्या कह रही है LCM की परिभाषा। तो यहाँ पे कहा गया है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से, दी हुई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। तो अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं 16, 12 और 20 का लासा कितना है 60। सॉरी यहाँ पे 16 नहीं होगा, ये 15 होगा। ठीक है, 15, 12 और 20 का लासा कितना है 60 है। तो यही कहा गया है परिभाषा में कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये हमारी एक छोटी छोटी संख्या कितनी है 60 है, और दी हुई संख्या हमारी कितनी है 15, 12 और 20। इनसे क्या है पूर्णतः विभाजित है। तो यही हमारा समापवर्त्य होता है। इसी को हम क्या बोलेंगे, लघुत्तम समापवर्त्य, यानी कि LCM। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। आगे हमारा है महत्तम समापवर्तक। इसे समझ लेते हैं। देखिए हम लोग समापवर्त्य और समापवर्तक में अंतर कभी कभी नहीं समझ पाते हैं, तो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। देखिए समापवर्त्य हमेशा LCM में होता है, समापवर्तक हमेशा मासा में होता है। ठीक है, ये चीज़ समझनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब समझेंगे समापवर्तक को। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का समापवर्तक वह संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती हो। उन संख्याओं को समापवर्तक कहते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए, यानी कि यहाँ पे दे रखा है कि 2 और 3 ऐसी संख्याएं हैं जो दी हुई संख्या यानी कि 6, 12 और 18 को पूर्णतः विभाजित करती हैं। तो इनको क्या कहते हैं, समापवर्तक कहते हैं। इसी में एक शब्द जुड़ा है महत्तम समापवर्तक, यानी कि HCF या फिर मासा। ठीक है, HCF या फिर मासा। इसमें क्या होता है
एक बार अच्छे से समझ लें इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, परिभाषा क्या कहती है। दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। दी हुई संख्याओं को, जैसे यहाँ पे संख्याएं दे रखा है 15, 20 और 25, तो 15, 20 और 25 का जो मासा है वो कितना है 5। और परिभाषा क्या कहती है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। यानी दी हुई संख्या कौन सी है हमारी, ये हैं, और मासा हमारा कौन सा है, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या वो कौन सी है, एक, ये मासा जो 5 निकाल के रखी है, ये एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। तो अंतर क्या है, से और को का अंतर है। जो एलसीएम होता है उसमें क्या कहता है कि जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और एचसीएफ यानी कि मासा क्या कहता है कि जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, ऐसी संख्या ढूंढनी होती है। तो उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब जो भी संक्रियाएं होंगी, जो भी चीज़ें आएंगी वो हम क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे सीधे। तो देखिए यहाँ पे, और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड का यूज करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, परीक्षाओं में हमारा टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़िए यहाँ पे क्या कहता है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि संख्याओं 425, 476 का मासा क्या होगा, ठीक है, यानी कि HCF क्या होगा। तो देखिए शॉर्ट मेथड का हम लोग यूज करेंगे, क्या करेंगे, वैसे तो मासा की दो विधियां होती हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि, गुणनखंड विधि और भाग विधि, ठीक है। तो दोनों विधियों में क्या करते हैं, एक में गुणनखंड कर लेते हैं, उससे हम पता कर लेते हैं मासा कितना है, और एक में भाग विधि से। तो ये जाहिर सी बात है आपको पता होगा, गुणनखंड और भाग विधि दोनों पता होगी। तो चलिए एक नए मेथड का यूज़ करते हैं। तो क्या करेंगे हम, मासा निकालने के लिए जो इनमें से बड़ी संख्या होती है उसमें छोटी संख्या घटा देते हैं, यानी उन दोनों का हम अंतर देखते हैं। देखिए तो 476 बड़ी संख्या है और छोटी संख्या है 425, इनका अंतर कितना होगा, 6 में से 5 1 बचा, और 7 में से 2 5, और 4 में से 4 0, ठीक है, यानी कि 51 बचा। अब 51 को देखो, 51 के फैक्टर अगर हम करेंगे तो कितने कितने आएंगे, 17 3 51, एक 17 और एक 3। इसके अलावा इनके फैक्टर नहीं हो सकते हैं। घटाने के बाद में जो संख्या बचती है उसका हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है जो छोटी छोटी संख्या बचेगी उसके 2 ही फैक्टर हो पाएंगे, ठीक है, जैसे एक 17 हो गया, एक 3 हो गया। अब मासा निकालना है हमें, तो हमेशा याद रखना जो 2 फैक्टर हमारे बनते हैं उनमें से जो बड़ी संख्या होती है वही क्या होती है, HCF यानी कि मासा। तो मासा कितना हो गया संख्या का, 17, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है संख्याओं 90, 60, 75 और 35 का लासा ज्ञात करिए। तो देखिए लासा के लिए तो हमें फैक्टर करने ही पड़ेंगे, गुणनखंड करने ही पड़ेंगे। तो देखिए अगले पेज पे चलते हैं, 90, 60, 75, 35 है ना, 90, 60, 75 और 35 इनके गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। जब हम गुणनखंड करेंगे तो कितने से संख्या काटेंगे हम, ये 60 है, ठीक है। तो चलिए पहले 5 से ही करते हैं। तो 5 से इसे करेंगे तो 18 पंजे 90 और 12 पंजे 60, 15 पन्ने 75 और यहाँ पे 7 पन्ने 35, ठीक है। अब इसे कितने से काटेंगे, चलिए अब इसे 3 से, 3 छक्के 18 और 3 चौकू 12, 3 पच्चे 15 और ये बचे 7। फिर इसे गुणनखंड करेंगे तो 2 से कर लो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 5 कटेंगे नहीं, 7 कटेंगे नहीं।
फिर 2 से तो 3 ऐसे ही रहेंगे, 3 कटेंगे नहीं, 2 एकम 2, 5 और 7। ठीक है, अब इसे कितने से काटेंगे, देखिए अब कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, एक बार 5 से कटेगा, एक बार 7 से कटेगा। यानी कि जो गुणनखंड हमारे बनेंगे वो कितने बनेंगे, एक बार लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। पिछले पेज पे चलिए, कितना था हमारा, 2 गुणे 2, 3 बार 2, सॉरी 2 बार 2, 3 बार 2 बार 3, और इसके बाद 2 बार 5 और 7, ये है ना, 2 बार 5 और 7, ये हमारे गुणनखंड है। इनका जब हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 और 12 पंजे 60 और 60 तियाँ 180, 180 पंजे 180 पंजे 900, ठीक है, और 70 970 6300, ठीक है। तो 6300 हमारा क्या होगा, इसका एलसीएम होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है तीसरा। देखिए ये भी एलसीएम पूछा है, लासा पूछा है। तो लासा आप गुणनखंड विधि से ही निकाल सकते हैं, गुणनखंड करिए और उनका इसी प्रकार जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा किया वैसे आप लोग इसे कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा चौथा, देखिए चौथा प्रश्न ध्यान से पढ़िए। 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर बताइए। मतलब समझिए, यहाँ पे सार्वगुणज की जब बात करेगा तो हमेशा लासा निकालेंगे, और सार्वगुणनखंड की बात करेगा तो मासा निकालेंगे। लासा में से मासा को घटा देंगे, वही हमारा क्या होगा, अंतर होगा। चलिए हल करिए इसे, कैसे करेंगे। 5, 10 और 35, अगले पेज पे चलते हैं। 5, 10 और 35, तो इनका लासा और मासा निकाल लीजिए। 5 से काटिए तो 5 एकन 5, 5 दूने 10 और 5 सत्ते 35। अब कितने से, 2 से, तो 2 एकन 2 बचे 7। अब कितने से, 7 एकन 7। समझिए आप, गुणनखंड विधि से हमने हल किया है, तो लासा और मासा दोनों गुणनखंड विधि से निकल आते हैं। तो पहले तो हम इसका लासा देखेंगे कितना आएगा, एलसीएम। तो देखिए 7 दूनी 14 और 14 पंजे 70, ये तो एलसीएम हो गया। अब इसी से हम एचसीएम निकालना चाहें तो कितना निकलेगा, इसी विधि से। तो देखिए एचसीएफ की परिभाषा अभी बताई थी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। तो दी हुई संख्या हमारी 5, 10 और 35 थी। तो इन संख्याओं, इन सभी को कौन सी संख्या इनमें से विभाजित कर रही है, 5। क्योंकि 5 से तो पूरा ये सारी संख्याएं कट रही हैं। इसके बाद पूरी संख्याएं नहीं कट रही। जैसे हमने 2 से विभाजित किया तो 1 बच गया, तो 1 तो कटेगा नहीं, है ना। बाकी 7 बच गया, 7 से भी पूरा नहीं। पूरा अगर कटा है तो किससे, 5 से। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पूछा है दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, आपका बचेगा 65। 70 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 65 बचेगा। तो 65 कौन से ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं, 65 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। चलिए ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा 5वां। क्या कह रहा है कि संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। जो संख्या है हमारी 105, उसमें कितने गुणनखंड बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। 105 के गुणनखंड आपको बताने हैं। तो सबसे पहले इसके फैक्टर अगर करेंगे तो देखिए 5 से अगर हम काटेंगे तो 5 दूने 10 और 5 एकम 5। फिर इसे काटेंगे तो 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनके गुणनखंड देखिए कितने आ सकते हैं। तो एक तो हमारा होता ही है, ये एक जो है ना सबसे नीचे, ये तो है ही है, इसे रख लिया। इसके बाद कितना आया,
3, इसके बाद 5, इसके बाद 7। अब देखिए ये जो 4 गुणनखंड हमें दिख रहे हैं, ये तो सामने दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद भी कुछ ऐसे गुणनखंड हैं जो 105 को विभाजित करेंगे, वो आपको ढूंढने हैं। वो कहाँ से मिलेंगे? देखिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे 5 तियाँ 15, 15 से भी जो है 105 विभाजित होगा। 15 से 105 होते कि नहीं होते हैं। इसके बाद 7 तियाँ 21, 21 से भी 105 विभाजित होगा, ठीक है। इसके बाद और देखिए 7 पन्ना 35, 35 से भी विभाजित होगा 105, है ना। बात समझ में आ रही होगी। और देखिए और कितने से विभाजित होगा। अब एक बचा हमारा लास्ट 105, 105 से 105 विभाजित होगा, ठीक है। तो हमारे कितने गुणनखंड बने हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 8, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर ए। तो 105 के कितने गुणनखंड बने? 8, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। तो अगला है 2 प्राकृतिक संख्याएं 6 और 11 के अनुपात में हैं। यदि इनका लासा हो तो इनका मासा ज्ञात की। लेकिन इसमें कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, लासा हो यानी कि यहाँ पे कुछ लासा भी होगा, ठीक है, कि जितना भी हो, अब पता नहीं कितना है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हटा दे रहे हैं, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। देखिए फिर वही टाइप। अभी हमने क्या निकाला था? 105 के सभी गुणनखंडों को निकाला था। अब निकालेंगे 100 के सभी गुणनखंडों को, लेकिन अंतर कितना रहेगा इनमें? उनका योग भी निकालना है, ठीक है। अभी तक हम केवल गुणनखंड निकाले थे, अब जो गुणनखंड निकलेंगे उनका योग निकालना है। प्रोसेस वही रहेगा हमारा। देखिए कैसे, ये जो 100 है इसके गुणनखंड, तो 5 से अगर काटेंगे तो 20 पंजे 100, है ना। फिर 5 से काटेंगे, 5 चौकू 20, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये तो हो गए हमारे गुणनखंड, ठीक है। अब गुणनखंडों की संख्या जितनी निकलेगी उनको हमें जोड़ना है। तो देखिए सबसे पहले तो 1 में 2 जोड़ देंगे, दूसरा हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं, इसके बाद जोड़ते हैं, ठीक है, समझ में आएगा। अच्छा 1 हो गया, इसके बाद 2 होगा, इसके बाद 4 भी होगा, ठीक है। इसके बाद 5 भी होगा। तो 4 गुणनखंड हमारे हो गए। वैसे यहाँ पे तो 2 ही दिख रहे होंगे, 2 और 5, 2 5 तो हैं ही हैं। उनके अलावा अगर हम देखें 2 दूनी 4, हमारा ये भी ले लिया हमने, और 5 का तो ले ही लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, और भी निकलेंगे। पिछले क्वेश्चन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो 2 दूनी 4 हो गए। अब 4 के बाद 5, 5 के बाद कितना आएगा? 10। भाई 5 दूनी 10, 10 भी तो है जो 100 को विभाजित करेगा। इसके बाद कौन सा होगा? 15 होगा नहीं, इसके बाद होगा आपका 20। अब देखिए इन्हीं में सारे बन जाएंगे, इन्हीं में बनेंगे जितने हम लिख रहे हैं। अब 5 चौके 20, 20 भी बनेगा, है ना। इसके बाद 20 के बाद कौन सा बनेगा? 5 चौको 20, देखो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 हो गए कि नहीं हो गए। अब 20 के बाद हमारा बनेगा 5 दूनी 10 और 10 पंजे 50, 50 भी बनेगा, है ना। इसके बाद 50 के बाद तो कोई बनेगा नहीं जो 100 को विभाजित करे, तो 100 ही बनेगा। कितना? 100, ठीक है। तो कितने गुणनखंड बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब क्या करेंगे? तो कितने बन गए ये? 3 3 6 7, एक और बनना चाहिए, कोई छूट रहा है। हाँ एक और है, 25, 25 और 25 से भी तो 100 जो है पूरा कटेगा। तो इनको सबको अब जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जोड़ेंगे, कितना आएगा हमारा? जोड़िए, 2 1 3, 3 और 4 7, 5 12, 10 22 और 20 42 और 25 कितना हो गया? 67।
42 और 25 67 हो गया 67। अब यहाँ कितने बढ़ रहे हैं हमारे 100 और 50 150। 67 में 150 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 और 6 5 11 के हासिल 1 2 यानी कि 217। ये आपका बना 217। तो गुणनखंडों का योग कितना है 217 आपका राइट आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं 217 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा है 8वां प्रश्न क्या कह रहा है 140 गुणे 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 100 कितना 14,414 प्राप्त हो जाए। ये आपको निकालना है। तो चलिए एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आ रही है, क्लास पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है प्रश्न 140 गुणे 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14,414 में प्राप्त हो जाए। तो देखिए सिंपल सी बात है। क्या कह रहा है 140 गुणे 101 में क्या जोड़ा जाए, तो हमने इसमें x जोड़ दिया तो कितना प्राप्त हो रहा है हमें 14,114 इतना चाहिए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर देख लेते हैं 14,414 14,414 यहाँ पे 414। ठीक है, ये चाहिए। तो क्या करेंगे सबसे पहले इनका हम क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। तो इनका जब हम गुणा करेंगे देखिए ऐसे सिंपली गुणा कर लेते हैं। सॉरी यहाँ पे एक होगा, ये मिस्टेक है, यहाँ पे सही करते हैं। प्रश्न में 101 दे रखा है। ठीक है 101। चलिए तो 140 में 101 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए ये जीरो ना हम पहले रख ले रहे हैं। गुणा करने का तरीका देखिए, ये जीरो पहले रख लिया। अब 14 एकन 14, क्योंकि यहाँ पे जीरो है तो ये 14 पूरा लिख लेंगे। इसके बाद फिर 14 एकन 14 तो कितने आएंगे 14। तो 14,140 आ गए यहाँ पे प्लस x बराबर 14,414। ठीक है, अब क्या करेंगे x का मान निकालना है तो इस संख्या का हम क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे। यानी कि जो आएगा x बराबर 14,414 माइनस 14,140। इसे जब हम माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें। तो 4 में से 0 गए तो कितने 4, तो कितना बचा यहाँ पे 4 बचा। और इसके बाद यहाँ पे 1 से 4 जाएंगे नहीं, यानी कि 11 कर लो। 11 में से 4 के 7 बचे। और इसके बाद 3 में से 1 जाएगा आपका तो कितना बचेगा 274। 14 में से 14 तो 0 बचेगा, यानी कि 274 x हमारी जो बची है संख्या x 274 किस ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं। तो 274 हमारी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 9वां जो है क्या कह रहा है 315 447 357 का मासा ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो मासा के लिए हमने आपको एक शॉर्ट मेथड बताया है। कौन सा कि सबसे बड़ी संख्या से घटा देंगे, जो बचेगा हमारा उसी को गुणनखंड में डिवाइड करेंगे और उनमें से जो बड़ा वाला गुणनखंड होगा वही हमारा मासा होता है। तो चलिए कैसे करेंगे, अगले पेज पे चलते हैं। 315 447 और 357 कितना है 315 447 और 357 यही है ना हमारी संख्या। एक बार कंफर्म कर लो। हाँ 315 447 और 357। तो क्या करेंगे घटा के देखेंगे। तो देखिए 447 पहले इन दोनों का अंतर देखते हैं, इनका अंतर कितना है। तो 7 में से 5 गए 2 है ना, और 4 में से 1 घटेगा तो बचेंगे कितने 3, और 4 में से 3 तो बचा 1, यानी 132 तो यहाँ पे बचेगा इसका, इन दोनों का अंतर। अब इन दोनों का अंतर अगर हम देखें तो कितना बचेगा। 7 में से 7 गए 0 और 4 में से 5 जाएंगे नहीं, यहाँ पे कर लिए 14 में से 5 गए 9। ठीक है, और यहाँ बचे 3 में से 3 गए 0 बचेंगे। ठीक है, तो इनका अंतर हमारा ये आया है ना, और इनका दोनों का अंतर ये आया। ध्यान से समझना,
अभी दो संख्याएं बची, हमें एक ही संख्या लानी है। तो अब इनका अंतर देखेंगे, इन दोनों का अंतर कितना बचेगा। तो देखिए 2 में से 0 घटेगा, 2 आएंगे, यहाँ बचे 13, 13 में से 9 गए, 9 4 13, कितना बचा 42। अब जब एक संख्या बचती है तो हम उसका क्या कर लेते हैं, गुणनखंड। तो 42 के गुणनखंड कितने होंगे, 21 दूनी 42, ठीक है, 21 दूनी 42। बाकी के जो गुणनखंड होंगे वो छोटे होंगे, क्योंकि हमें बड़े गुणनखंड में डिवाइड करना होता है। तो बड़े गुणनखंड हमारे यही बनेंगे, 21 दूनी 42। तो छोटी वाली संख्या मासा हो नहीं सकती। हमने बताया कि जो बड़ी संख्या इनमें से होती है वो होती है आपका मासा। जो आपका HCF निकल के आएगा यानी मासा निकल के आएगा वो कितना होगा आपका 21, ठीक है। तो 21 आपके किस ऑप्शन में, चलिए देखते हैं। 21 आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 10वां। तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी महत्तम संख्या है, महत्तम मतलब अधिकतम, वो आपको बताना है। अधिकतम संख्या आपको बतानी है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए ऑप्शन में 2 + 2 का वर्ग है ना, फिर उनका होल वर्ग। तो देखिए 2 और 2 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 का वर्ग अगर खोलेंगे तो कितना आएगा 4 चौकू 16, 16 के ऊपर भी होल वर्ग है तो 16 का होल वर्ग खोलेंगे तो कितना आएगा 256, 16 16 256, ठीक है। ये पहला ऑप्शन है। अब दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 2 और 2 4 है ना, और 2 और 2 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 का वर्ग हमारा कितना आएगा 2 2 64। ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं तो 4 चौकू 16 हो जाएगा इसका। डी पे आते हैं तो 2 दूनी 4, गुणा करते हैं इनका, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का वर्ग फिर वही कितना 2 2 64, ठीक है। सॉरी इसका बी का हम गलत कर गए, यहाँ पे बी का पता कितना आएगा 2 2 4 2 6 आएगा, और 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है यहाँ पे, ठीक है 36। अब देखिए इनमें से बड़ा कौन सा, महत्तम पूछा यानी अधिकतम पूछा, तो अधिकतम कौन सा है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि 256 आया था, सही। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पढ़िए 11वां प्रश्न। तो 11वां प्रश्न ध्यान से पढ़ना। 11वां प्रश्न कह रहा है कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती तथा महत्तम समापवर्तक क्रमशः है, कौन सा है, इन 4 ऑप्शन में से बताना है आपको। तो देखिए 2 लगातार प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्या हमारी कौन सी होती हैं, गिनने में प्रयुक्त संख्याएं हमारी क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं। और गिनने में संख्याएं कौन सी प्रयुक्त होती हैं, 1 से लेके अनंत तक, है ना, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक होती हैं, ठीक है। तो कोई 2 संख्याएं हम उठा लेते हैं जो कि लगातार यानी क्रम से हैं। जैसे हमने उठा ली, चलिए कोई भी उठा लो, 2 और 3 ले लिए हमने, चलिए कोई भी ले सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं 2 3 हो, ठीक है। तो इनका बताना है आपको लासा और मासा। तो मासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए शॉर्ट मेथड हमने बताया था, इनका अंतर देखते हैं तो अंतर तो एक ही आएगा, तो मासा हो जाएगा आपका 1। और लासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उन संख्याओं का गुणा कर देते हैं, जो भी संख्याएं हैं गुणा करके ही तो हम लासा निकालते हैं। तो वही ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो क्या कह रहा है, उनका गुणनफल, बात सही है, और उनका अनुपात, ये बात गलत हो गई यहाँ पे, तो ये कट जाएगा ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, उनका जोड़ और पहली संख्या। देखिए 2 चीज़ क्रम से समझिए, पहले लासा और मासा की बात हुई है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, सॉरी हाँ दूसरा कह रहा है कि उनका जोड़ और पहली संख्या, तो जोड़ तो होता ही नहीं है लासा में गुणा होता है, तो ये भी कट गया। सी ऑप्शन कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या, ये भी कट गया, कोई मतलब नहीं इस बात का। तो ऑप्शन नंबर जो बचा है डी अपना राइट आंसर। वो कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है, उनका अंतर कर देंगे तो क्या निकल के आता है, मासा निकल के आता है, और उनका गुणनफल करेंगे तो लासा निकल के आता है। तो ये बात यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाली सही है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का। पढ़िए 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज और 5 6 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज का अंतर कितना होगा।
देखिए शार्प गुणज इससे पहले मैं बता चुका हूँ, जहाँ पे शार्प गुणज लिखा होगा उसका मतलब है लासा यानी कि LCM, और जहाँ पे शार्प गुणनखंड लिखा होता है वहाँ पे HCF यानी कि मासा होता है। ठीक है, तो दोनों में क्या करना है, आपको शार्प गुणज ही निकालना है यानी कि लासा ही निकालना है, और दोनों लासाओं का अंतर आपको देखना है। तो देखिए 4, 5, 6 का लासा कितना होगा, 4, 5 और 6, इनका लासा अगर हम निकालेंगे तो 2 दूनी 4, ये 5 कटेगा नहीं, 2 3 6। ठीक है, फिर हम 2 से काट देंगे तो ये 1 बचेगा, यहाँ पे 5 कटेगा नहीं, 3, फिर हम 3 से काट देंगे, 5 कटेगा नहीं, फिर हम 5 से काट देंगे, तो लासा कितना आएगा हमारा, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60। ये तो पहले वाले का लासा हो गया, यानी कि 4, 5, 6 का 4, 5, 6 का लासा हमारा कितना हो गया, 60। अब 5, 6 और 9 का निकालना है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं नए पेज पे, 5, 6 और 9 का लासा। तो ये कितना होगा, चलिए इसे 2 से काटिए पहले, तो 5 तो कटेगा नहीं, 2 3 6 और 3। अब इसे 3 से काटिए, 5 तो कटना नहीं है 3 से, तो 3 1 3 और 3 3 9। ठीक है, फिर 3 से, तो 5 तो कटने वाला है नहीं, 3 1 3। अब 5 से, तो 1 1 1। ठीक है, इसका लासा कितना हुआ, 3 दूनी 6 और 6 3 18 5 90। तो इसका लासा हुआ 90। तो दोनों का अंतर देखना है, उसका कितना था, पहले वाले का 60 था और इसका 90 है, दोनों का अंतर यानी कि घटा देना है। तो बचेगा कितना है यहाँ पे, 0 में से 0 और 9 में से 6 गए तो कितना बचा, 30। तो 30 आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 30 किस ऑप्शन में, तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर का, देखते हैं एक बार 14 नंबर का प्रश्न। चलिए पढ़िए, क्या कह रहा है, यदि 65 और 117 का HCF 65 M-17 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो M का मान निकालिए। देखिए इस टाइप के प्रश्न शिक्षक भर्ती यूपीटेट सीटेट में पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए इसे। तो क्या कहा गया है, चलिए थोड़ी सी जगह बना लें। हाँ अब चलिए देखिए क्या कह रहा है, 65 और 117 का HCF। पहले तो 65 और 117 का HCF निकालिए, 65 और 117 का। तो आपको ट्रिक हमने बताई थी, दोनों का क्या करेंगे अंतर, तो दोनों का अंतर कितना आएगा, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गए 5, यानी 52 बचा है। 52 बचा, 52 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो कितने आएंगे, 13 चौकू 52, यही होगा ना। तो हमें बताया जो बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है, मासा होती है। इसका मतलब 65 और 117 का जो मासा होगा वो कितना होगा, 13 होगा। और बताया कि इस फॉर्म में लिखना है, ये जो है ना 65 और M-117 इस फॉर्म में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो इस फॉर्म में लिखना है 65 M-117 और उनका मासा कितना है 13, जो कि अभी निकाला है। तो क्या करेंगे, 65 M और जो संख्या है वो एक तरफ ले जाएंगे, तो माइनस के है ना 117 इधर, और उधर जाएंगे तो क्या हो गए, प्लस के हो गए, और प्लस में 13 चल ही रहे हैं, तो इनको जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा हमें, तो 7 और 3 10 की 0 हासिल, 1 2 1 और 1 2 और 1 3, यानी 130 मिलेगा। तो 65 M, सही से लिख लो इसे, 65 M बराबर 130। तो यहाँ से अगर हम M का मान निकालेंगे तो 65 से ये डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार, 65 दूनी 130। तो M का मान जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 2। आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे के प्रश्नों को करते हैं। तो टाइम ज़्यादा हो रहा, तो चलिए इन प्रश्नों को कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।